हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अध्याय 8 का पार्ट 4। और आज पार्ट 4 में हम जानेंगे गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना और उससे जुड़ा हुआ उदाहरण 8.1। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखने वाले हैं जो गति का द्वितीय नियम हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम उसको मैथमेटिकली उसको डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था गति के द्वितीय नियम में? हमने वहां पर एक संवेग राशि पढ़ी थी, राइट। संवेग जिसको हम p से प्रदर्शित करते हैं। हमने देखा था कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसी के साथ हमने ये समझा था कि संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है, परिवर्तन की दर का मतलब हुआ संवेग में जो समय के साथ परिवर्तन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है किसके साथ? बल के साथ, राइट। तो ये हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा था। तो इसी वाले फॉर्मूले को जो है डिराइव करते हुए, मतलब इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए हम जो है गणित का द्वितीय नियम का एक और फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि मान लो हमारे पास कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग कुछ है। सपोज करो उसका प्रारंभिक संवेग p1 बराबर है m u। u यहाँ पर क्या है? u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, जबकि m यहाँ पर द्रव्यमान है इसी वस्तु का। P2 यहाँ पर अंतिम वेग है और M यहाँ पे द्रव्यमान, और यहाँ पे V जो है वो यहाँ पे अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है। इस फॉर्मूले को आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमें निकालना है संवेग में परिवर्तन, ठीक है। तो लेकिन हम पहले क्या निकालेंगे? सिर्फ संवेग में परिवर्तन क्या होता है? dp, ठीक है। ये पूरा क्या होता है? dp अपॉन dt, दैट इज संवेग में परिवर्तन की दर। दर यानी कि टाइम। पहले हम निकालेंगे यहाँ पे संवेग में परिवर्तन, दैट इज dp। ओके। तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक संवेग। ओके। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है mv माइनस mu। ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? m देखो दोनों में जगह कॉमन है तो हमने क्या कर दिया? m को बाहर लिख दिया, और जो बचा है इन दोनों टर्म में उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो हमारे अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? v माइनस u। ठीक है, यहाँ तक ऑप्शन में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि dp अपॉन dt। दिस इज इजी। हमें क्या निकालना है अब? पहले हमने dp निकाल दिया था जस्ट पहले। अब हमें निकालना है कि dp अपॉन dt कितना है। dp अपॉन dt का मतलब क्या हुआ कि dp की वैल्यू तो ये आ गई और t हो गया ये वाला। समय तो समय ही रहेगा, समय को हम कैसे निकालें? ठीक है, समय तो जस्ट असमय है तो हमने t लिख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है बल, ठीक है, क्योंकि हमने हमें पढ़ा था कि dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f यानी फोर्स। तो हम यहाँ पे निकालेंगे बल, और जो बल होता है वो बराबर किसके होता है? इसके होता है, जो अभी हमने ऊपर निकाला है। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है आप यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम सारी वैल्यू अभी यहाँ पे रख रहे हैं। तो अब इसको हम आगे डिराइव करेंगे, आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो जो साइन आपके पास दिख रहा है, इस साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक अनुपात लगा देंगे, एक कांस्टेंट की वैल्यू ले देंगे k। तो हमने यहाँ पे k ले लिया उस साइन को हटाने के लिए। k क्या है? k एक स्थिरांक होता है, और k को आप कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा F बराबर k m मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि k की वैल्यू सेम ही रहेगी, m की वैल्यू सेम है, और आपको पता है ये जो पूरा टर्म यहाँ पे लिखाया गया है, व्हाट इज दिस? हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये वेग में परिवर्तन की दर है, ठीक है। वेग में परिवर्तन कैसा हुआ? देखो v माइनस यू मतलब क्या हुआ? वेग में परिवर्तन। और यहाँ पे t आ गया मतलब वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन द वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? वेग में परिवर्तन की दर जो होता है वो होता है त्वरण, राइट। वेग में परिवर्तन की दर होता है एक्सलरेशन, इसलिए हमने इसकी जगह लग दी यहाँ पे a। तो इस तरह से हमने एक नया फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिया है, और वो है F बराबर एम ए, ठीक है। K कहाँ गया? K कांस्टेंट होता है तो उसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो F बराबर एम ए जो है ये भी क्या होता है? ये भी गति का द्वितीय नियम होता है, ठीक है। तो गति के द्वितीय नियम के लिए हमने दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा? दैट इज F बराबर एम ए। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि F बराबर ma होता है। यानी इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण पर भी निर्भर करता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे। बल का मात्रा क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन। इस फॉर्मूले को आगे हम देखें तो हमें जानते हैं कि ए की वैल्यू क्या होती है। अभी अभी हमने देखा था ए यानी कि त्वरण, और त्वरण को हमने इस तरह से भी लिखा था, दैट इज बी माइनस सी अपॉन टी।
इस फॉर्मूले को हम और ज्यादा अगर सरलीकरण करें समझने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ टी बराबर एम वी माइनस एम यू। हम इसको क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालने वाले हैं, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आपको फॉर्मूले के तौर पर ये याद रखना है कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जहाँ पे न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी आप इसको इस तरह से भी याद याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी हमको समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से कि एफ टी बराबर जो होता है वो होता है एम वी माइनस एम यू। ठीक है, हर एक सिंबल का आपको मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर जो एफ है वो बल है, टी यहाँ पे समय है, एम यहाँ पे द्रव्यमान है वस्तु का, और वी यहाँ पे अंतिम वेग, और यू यहाँ पे प्रारंभिक वेग है। ठीक है, अब हमें इससे क्या समझना है, इससे हमें ये समझना है कि एफ अगर हम जीरो रखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अगर हम एफ को यहाँ पे जीरो रखते हैं, एफ की वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किसी वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। ठीक है, किसी वस्तु पर अगर कोई भी बल ना लग रहा हो, तो अगर आप यहाँ पे जीरो की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे जीरो, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास निकल कर आ जाएगा एम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें राइट दिस, एम वी माइनस एम यू बराबर जीरो। आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एम वी बराबर एम यू आ जाएगा, और m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और फिर आपके पास आ जाएगा v बराबर u। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग समान रहेगा। तो ये हम अभी तक पढ़ते भी आए। हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए, हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था गति के, कि वस्तु पर अगर बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, मतलब अगर बल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग में मतलब जिस वेग से वस्तु गति कर रही थी वो उसी गति से चलती रहेगी, उसका कोई अंतिम वेग या प्रारंभिक वेग जैसा कुछ बात नहीं होगी, बल्कि वो एक निश्चित वेग से जो है गति करती रहेगी। और सेकंड जो लॉ है वो भी हमें यही बता रहा है एट द कंक्लूजन के तौर पर, राइट। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह से सेकंड लॉ से हम, गति के सेकंड लॉ से हम किस तरह से फर्स्ट लॉ को भी हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, तो ये जो आपको एक्सप्लेनेशन अब दी गई थी एक्स्ट्रा, वो इसलिए दी गई थी ताकि आप फर्स्ट लॉ को भी यहाँ से समझ सके। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि v बराबर यहाँ पे u आया हमारा। इसका क्या अर्थ हुआ कि वस्तु समान वेग से, दैट इज u से चलती रहेगी। यदि हम u को शून्य कर दे तो क्या हो जाएगा, तो v भी शून्य हो जाएगा, अर्थात वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझ लिया है कि गति का द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं गति का द्वितीय नियम को। ठीक है, देखो जो हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए, अगर इसको आप अगर अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो ये किस तरह से काम करता है वो हम समझते हैं इस वाले इमेज के थ्रू। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे क्रिकेट खेलने में जो कैच लगने के लिए क्षेत्र रक्षक होता है, यानी जो फील्डर खड़ा होता है क्रिकेट के गेम में, तो उसको क्या करना होता है, बॉल को कैच करना होता है, राइट। तो बॉल को कैच करते हुए आपने ये जरूर एज्यूम करा होगा कि जो बॉलर होता है, सॉरी, जो कैच करने वाला फील्डर होता है, जब उस तरह बॉल आती है तो बॉल को अचानक से कैच नहीं करते हम कभी भी, हम बॉल को कैच करने के लिए वो धीरे धीरे पीछे होता है, पीछे होते होते अपने हाथों को पीछे करता है और फिर जाकर वो बॉल को कैच करता है। इस तरह से, इस तरह से ये बॉल यहाँ पे आती है तो वो धीरे धीरे पीछे होता है, पीछे होते होते वो बाद में जाकर बॉल को कैच करता है थोड़ा पीछे होकर के। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, बताओ। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये आप बता पाओगे ऐसा इसलिए होता है ताकि बॉल, ताकि उसको जो बॉल की जो चोट है, एकदम से बॉल का जो फोर्स के साथ जो बॉल आ रही होती है उससे उसको चोट ना लग जाए। तो हम यही करते हैं ना, क्योंकि अगर उसने अचानक से बॉल को पकड़ लिया तो उसके हाथों में बहुत तेज से बॉल लग सकती है। जिस तरह से फर्स्ट केस में आप देख सकते हो, अगर वो इस तरह से बॉल को पकड़ेगा अचानक से, तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉल जो है उसके हाथ में क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वो गिरेगी और उसके हाथ में जो बहुत ज्यादा बल लगाएगी, राइट। लेकिन अगर ये वाला इंसान इसको दूर जाकर के पकड़ता है धीरे धीरे पीछे होकर के और बॉल को आराम से आने देता है, तो उसके हाथ में चोट नहीं लगती है, राइट। ऐसा क्यों होता है, अब आप बता सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है। देखो एम तो है ही, द्रव्यमान तो है ही, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो ए होता है दैट इज एक्सलरेशन, दैट इज त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। अगर वेग में परिवर्तन की दर ज्यादा होगी तो बल की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। अगर वेग में परिवर्तन की दर कम है, यानी त्वरण कम होगा, तो बल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो ये जो फील्डर होता है वो बॉल जो है उसके वेग को कम करने की कोशिश करता है, उसके त्वरण को कम करने की कोशिश का वेट करता है। और जब
इससे कम हो जाता है उसका त्वरण, तो उसका बल की वैल्यू भी कम हो जाती है, इसलिए उसको चोट लगने का डर कम रहता है। ठीक है, आई होप आपको उसको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं उदाहरण 8.1 को। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि हम, ये बहुत इजी है, आप इसको आराम से कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपने कॉन्सेप्ट को ये समझा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है, तो ये द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, एम। तब इसको इस तरह से लिखते रहने हैं आपको, जो जो हमें गिवन है। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ, टाइम। एक बल यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है, ये जो वस्तु है वो वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देती है। यानी कि कोई वस्तु थी, ओके, जिस पर एक बल लग रहा था और बल का टाइम दिया गया है कि बल जो है 2 सेकंड के लिए लगाया गया है। ठीक है, बल लगाने पर क्या हुआ, वस्तु में गति होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वस्तु जो है उसका जो प्रारंभिक वेग था वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके वो अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। ओके, तो क्वेश्चन ये किया गया है कि बल की मात्रा बताओ, यानी कि एफ जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा क्या क्या हमें गिवन है। हमें द्रव्यमान गिवन है वस्तु का, कितने समय तक बल लगाया गया वो गिवन है, और वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम वेग हमें दिया गया है, और हमें निकालना है बल। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन को ना पढ़ते हुए पहले हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हाफ पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि हमने अभी तक बल के कौन कौन से फॉर्मूले को पढ़ा है। तो हमने बल के दो फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े हैं अभी तक। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है dp/dt, दैट इज इक्वल्स टू एफ, राइट। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, राइट। दूसरा फॉर्मूला जो हमने ये पढ़ा है दैट इज एफ बराबर एम ए। ठीक है, और एम ए वाला फॉर्मूला जो है उसको हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं वेलोसिटी के टर्म में, राइट। कैसे, हम एफ बराबर एम ए को लिख सकते हैं कि एफ बराबर जो होता है वो होता है एम ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन टी। ठीक है, यानी इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे बल को निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। आपको उस फॉर्मूले का यूज करना होता है जिस, जो जो आपके पास गिवन, जो आपके पास क्वांटिटीज है उसका आप यूज करते हुए उसका आंसर निकालने में कामयाब हो पाए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप इसका बल की मात्रा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले संवेग निकालना पड़ेगा, और संवेग निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑफ कोर्स हम इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम भी गिवन है, वी भी गिवन है, यू भी गिवन है, एंड टाइम भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप जो है इसको निकालें। चलिए शुरू करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे। एम की वैल्यू जो है वो दी गई है 5। ठीक है, बी की वैल्यू दी गई है 7, और यू की वैल्यू दी गई है 3, और यहाँ पे टाइम जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 5, अंदर जो है 7 - 3 कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, नीचे जो हमारे पास है वो आ जाएगा 2। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करके आ जाएगा 5 × 4 20, यानी कि 5 × 20 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 2। इस तरह से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 10, यानी 10 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ पे निकाल दिया है 10 न्यूटन का फोर्स। बस हमें यही कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ से इसमें बोला गया है, यदि हम इस बल को, जो बल हमने ऊपर अप्लाई किया था इस बल को, और हमने वो कैलकुलेट भी कर दिया है, कौन सा बल, 10 न्यूटन का बल। ठीक है, इस बल को अगर हम 5 सेकंड के लिए आरोपित करें, बल्कि यहाँ पे टाइम कितना दे दिया है, 5 सेकंड दे दिया, पहले कितना था 2 सेकंड, अब कितना हो गया 5 सेकंड, यानी अब हमें 5 सेकंड तक वो बल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो बताओ कि वस्तु का जो अंतिम वेग है वो क्या होगा, अंतिम वेग यानी कि v। ठीक है, तो अंतिम वेग क्या होगा आपको ये बताना है, समझ आ गया। अब बताइए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगेन आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएगी। किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी इसमें, इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी टाइम की। इस बार आपको टाइम जो है वो दे रखा है 5 सेकेंड, आपको निकालना है अंतिम वेग।
प्रारंभिक वेग आपका वही रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान भी आपका वही रहेगा, और बल जो हो जाएगा, बल आपका वही होगा जो आपने अभी अभी कैलकुलेट करा है, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया है कि इस बल को, दैट इज 10 न्यूटन के बल को, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए पहले सॉल्व करने की, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट अप करनी है, और आप जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला ही बन जाए, ठीक है। और आप इसको आगे निकालेंगे तो आपके पास आराम से अंतिम वेग जो है निकल कर आ जाएगा, दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको कैसे निकालना है, देखिए आपके पास फॉर्मूला का मैं कब करके बता देती हूँ। आपके पास फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा F बराबर m b माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, इसके बाद द्रव्यमान जो हमारा है वो कितना था, लेट मी सी, द्रव्यमान आपका जो था वो था 5, तो हम यहाँ पे रख देंगे द्रव्यमान को 5, ठीक है। अंतिम वेग हमें नहीं पता है, और माइनस जो प्रारंभिक वेग है वो कितना था 3, और समय जो हमारे पास है वो गिवन, वो आई थिंक 5 सेकेंड तक है, लेट मी सी, यस, 5 सेकेंड तक हमें यहाँ पे बल लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ तक ला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जो 10 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 हो जाएगा, इजिकल टू में आप क्या करेंगे, जो ये 5 है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 5v, माइनस में 5 से यहाँ 15 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 5v बराबर आ जाएगा आपके पास 50 प्लस कितना हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 65 हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से आपके पास v जो है वो निकल कर आ जाएगा 65/5, और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अब हम देखते हैं रिव्यू। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो बल होता है वो किस तरह से, फॉर्मूला हमने उसको डिराइव किया, सिंपल, F बराबर ma होता है। और जब बल की वैल्यू शून्य हो जाती है तो किस तरह से वस्तु जो होती है विरामावस्था में भी रह सकती है। आवश्यक शर्त ये थी कि आपको न्यूटन का दूसरा नियम जो है पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था। सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए हम और एग्जांपल्स को देखेंगे, ताकि आपको न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सो तब तक के लिए थैंक यू।